हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट oogenesis। ठीक है, तो आपका जो यूनिट है, ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में पहला जो यूनिट है इट इज़ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, अदर इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिंपल होता है, बट oogenesis इज़ अ बिट ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट। इसलिए आपको मतलब क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय कम है तो इसलिए हम oogenesis डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, चांसेस है कि oogenesis के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो देखिए, समझते हैं oogenesis क्या होता है। पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट या लॉन्ग, तो पहले आप कोशिश करिए कि उसका आप डेफिनेशन लिखिए। सो द oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल गोनेड और ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। इन द मैमल्स oogenesis स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ। ठीक है, तो oogenesis बेसिकली क्या है? ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम या फीमेल गैमेट्स को कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया को ही हम oogenesis कहते हैं। और ये oogenesis होता कहाँ है? इट ऑकर्स इन द गोनैड्स और ओवरी। ठीक है, फीमेल ओवरी के अंदर आपको oogenesis की प्रक्रिया होगी। मैमल्स के केस में जो oogenesis की प्रक्रिया है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक ही पेज में आपको पूरा का पूरा oogenesis समझाने का प्रयास किया गया है। और ये बहुत सिंपल है, आप इसको एज इट अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें से नंबर नहीं काट सकता, बल्कि अगर ऐसा बना के लिखेंगे तो कम समय में आप पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो पहले हमने डिफाइन कर दिया कि oogenesis है क्या। देखिए, ठीक है, अब आगे चलिए। Primordial germ cells migrate from yolk sac endoderm to genital ridge and are called oogonia। ठीक है, तो हमने कहा कि जो oogenesis की प्रक्रिया है ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई फीमेल जो है, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट उसकी अपनी माता के बॉडी में या यूट्रस में हो रहा है, तो उसके उस कह सकते हो आप, जब फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है? सबसे पहले कि देयर आर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब ये जर्म सेल्स का मतलब क्या है कि वो सेल्स जो जाकर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द गैमीट्स। ठीक है, जर्म सेल्स मतलब गैमीट्स बनाने वाले सेल्स। ठीक है, तो ओवम या स्पर्मेटोजोआ बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको जर्म सेल्स कहते हैं। तो जर्म सेल्स पहले आपके यॉर्क सेक एंडोडर्म में होंगे, देन दे माइग्रेट फ्रॉम देयर टू द जेनाइटल रिज। जेनाइटल रिज क्या है? इट इज़ द गोनैड फॉर्मिंग टिश्यू। ये जो लिखा है गोनैड फॉर्मिंग टिश्यू। ठीक है, मतलब कि जब आपका एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है उस दौरान जो जहाँ पर गोनैड फॉर्मिंग करने वाले टिश्यू होते हैं उन टिश्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं? जेनाइटल रिज। तो इस डायग्राम में आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज जेनाइटल रिज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यॉर्क सेक। ठीक है, यॉर्क सेक से कुछ जर्म सेल्स माइग्रेट करेंगे और कहाँ जाएंगे? दे विल कम टू द जेनाइटल रिज। अब इन जर्म सेल्स को क्या कहा जाएगा? दे आर कॉल्ड एज oogonia। ठीक है, जर्म सेल्स एक बार जेनाइटल रिज में आ गए देन दे आर कॉल्ड एज oogonia। अब इस रे डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए oogonia और oogonia में क्या डिफरेंस है? oogonia इज प्लूरल, उसका बहुवचन है, और oogonia क्या है? ये सिंगुलर है, मतलब एक सिंगल। ठीक है, oogonia। तो oogonia पहले क्या होगा? दे विल डिवाइड। ठीक है, उनमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? इट विल बी माइटोसिस। ठीक है, पहले वो माइटोसिस की प्रक्रिया के थ्रू डिवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। तो oogonia डिवाइड करेगा और बहुत सारे लाखों, ठीक है, कई लाख oogonia फॉर्म कर देगा। राइट, तो पहले oogonia की संख्या क्या हो गई? कई गुना, मतलब कई लाखों में बढ़ गई। लिखा है ना, मिलियंस ऑफ oogonia। ठीक है, हर एक ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia बन गए ना। इसके बाद क्या होगा? अगली जो प्रक्रिया होती है oogonia में, इट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर अट्रेसिया।
ठीक है, फॉलिकुलर अट्रेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये फॉलिकुलर अट्रेसिया, तो इसका डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। फॉलिकुलर अट्रेसिया क्या होता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द oogonia डाई बाय अ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस। ठीक है, तो जो हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा oogonia की संख्या कई गुना बढ़ गई, मतलब कई लाखों में पहुंच गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसमें से अधिकांश जो oogonia होते हैं वो मर जाते हैं, और इस मरने की या डेथ की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। ठीक है, सो फॉलिकुलर अट्रेसिया इज अ जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस बाय विच द oogonia डाई। ठीक है, फॉलिकुलर अट्रेसिया डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। अब oogonia की संख्या कम हो गई। अब देखिए लिखा है फ्यू लैक्स oogonia लेफ्ट इन ईच ओवरी। ठीक है, पहला कई लाख oogonia बन गए थे फॉलिकुलर अट्रेसिया, उसमें बहुत सारे अधिकांश मर गए। अब हर एक ओवरी में केवल कुछ लाख oogonia ही बचे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है oogonia का, ठीक है, दे एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। अब उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, उनका साइज बढ़ेगा एंड दे बिकम प्राइमरी oocytes। ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, आपके प्राइमरी oocyte बन जाएंगे। प्राइमरी oocyte बनने के बाद दे अंडरगोज और दे स्टार्टेड द मियोसिस। ठीक है, मियोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। मियोसिस स्टार्ट होता है बट गेट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे वो सारा जितने भी प्राइमरी oocyte हैं आके अरेस्ट हो जाती हैं, वहाँ पर वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो कई बार आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ फीमेल यू कैन से बेबी, जो आपके प्राइमरी oocyte हैं किस स्टेज पे अरेस्ट होते हैं, तो आपको याद रखना है कि डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1। ठीक है, अब माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा होगा। देखिए इस इमेज को देखिए, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज मियोसिस, मियोटिक सेल डिवीजन है। ठीक है, मियोसिस 1 में, मतलब मियोसिस में एक मियोसिस 1 होता है, देन मियोसिस 2, दिस इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। देन मियोसिस 2 में अगेन प्रोफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस के एंड में वी गेट द 4 डॉटर सेल्स। तो वही यहाँ पे मियोसिस जो प्राइमरी oocyte हैं, ठीक है, दे गेट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1। राइट, इसके बाद नाउ देयर इज अ टर्म डिक्टाइएट oocyte। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर पूछा जा सकता है आपके पेपर में, डिक्टाइएट oocyte। डिक्टाइएट oocyte क्या होती हैं? डिक्टाइएट oocyte ऐसी oocyte होती हैं, दे आर बेसिकली प्राइमरी oocyte हैं जो आपका डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड हो चुकी हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डिक्टाइएट oocyte। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा इसको इमेज को हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो आप जब, रुकिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये देख रहे हैं, अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये जो लिखा हुआ है दिस, इसको देखिए, लिखा है कि बिफोर बर्थ और इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट। ठीक है, लिखा है बिफोर बर्थ और इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट, मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक की जो oogenesis की प्रक्रिया टिल हियर, यहाँ से लेके ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया है oogenesis की, इट ऑकर्स बिफोर द बर्थ, मतलब जन्म से पहले ही किसी फीमेल में ये सब सारी चीज़ें हो गई होती हैं। ठीक है, तो जब कोई फीमेल बेबी का जन्म होता है तो उसकी बॉडी में, ओवरी में सभी जो oocyte होते हैं दे ऑकर एज अ डिक्टाइएट oocyte। ठीक है, डिक्टाइएट oocyte के रूप में ही रहते हैं। राइट, और इसके बाद की जो प्रक्रिया है ये लिखा है आफ्टर बर्थ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके दिस इज आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के बाद होने वाली oogenesis की प्रक्रिया। राइट, इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो डिक्टाइएट oocyte के नीचे देखिए क्या लिखा है, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग पुबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो कह रहा है कि जो मियोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर अरेस्ट हो गई थी, रुक गई थी, वो जब कोई फीमेल है, ठीक है, जब वो फीमेल प्यूबर्टी
में पहुंच जाती है, ठीक है, किशोर अवस्था बोलते हैं हिंदी में, पुबर्टी में पहुंच जाती है, मतलब टीनेज में 12-13 ईयर्स के अराउंड, तब उसका बॉडी क्या करता है, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दो हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इन हार्मोन के प्रभाव में आके मियोसिस जो है, जो अरेस्ट थी, वो अगेन रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मियोसिस की प्रक्रिया रीस्टार्ट हो जाती है। तो बट इट अगेन गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। ठीक है, देखिए आपको बताया हमने कि मियोसिस में दो हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डिक्टाइड उस साइड था, अब यहाँ पे प्यूबर्टी का समय आया, एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस हुए, इस हार्मोन के अंडर आके आपका डिक्टाइड ऊसाइट ये डिवाइड किया और क्या बनाया, एक तो आपका पोलर बॉडी बनाया, एक क्या बनाया, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, तो डिक्टाइड ऊसाइट बेसिकली प्राइमरी ऊसाइट है, बट वो अरेस्टेड स्टेट में, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया, डिक्टाइड ऊसाइट। तो ये मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, दो डॉटर सेल बने, एक को हम बोलते हैं पोलर बॉडी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। अब मेन क्या है कि ये पोलर बॉडी का साइज़ बहुत छोटा होता है, जबकि सेकेंडरी ऊसाइट का साइज से के कंपैरिजन में बड़ा होता है। कारण क्या है कि पोलर बॉडी के अंदर केवल क्रोमोसोम के हाफ नंबर हैं, बट जो मैक्सिमम जो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेलुलर मटेरियल, वो आपका सेकेंडरी ऊसाइट में आ जाता है। पोलर बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब लेटर ऑन ये डिग्रेड की जाती है। सेकेंडरी ऊसाइट में अगेन मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, बट वो मेटाफेज 2 स्टेज पे आके अगेन अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, मियोसिस 2 सेकेंडरी ऊसाइट में स्टार्ट होता है, बट मेटाफेज 2 पे आके वो अरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह जो आपका ऊसाइट है, ठीक है, या ऊगोनिया जो है, उसमें दो अरेस्टिंग फेज होते हैं। पहला अरेस्ट होता है आपका बिफोर बर्थ, जो कि आपका डिप्लोटिन स्टेज पे हुआ। दूसरा अरेस्ट होता है आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 2, और वो आपका सेकेंडरी ऊसाइट में मेटाफेज 2 स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जो सेकेंड अरेस्ट हुआ है मेटाफेज 2 स्टेज पे, ये कब कंप्लीट होता है, मतलब कब ये अरेस्ट खत्म होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवरी से जो ओवम बाहर आएगा, इट इज़ बेसिकली सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट है। और अगर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ ओव्यूलेशन के दौरान, अगर स्पर्म प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म फ्यूजन के बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है, और अल्टीमेटली हमारे कह सकते हैं आप जाइगोट से या ओवम से एक पोलर बॉडी बाहर निकलती है, और बाकी एक कंप्लीट ओवम बन जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये क्या है, जो ओवम है फाइनली दिस इज कॉल्ड द ओवम, जिसमें मेटाफेज 2 भी, सॉरी, मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो इस तरह आपने देखा कि मियोसिस, सॉरी, oogenesis क्या है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को एज इट नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और अगर oogenesis के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आप यही आंसर लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, एंड में यहाँ कुछ लाइनें लिखी हैं, देखिए पढ़िए। देखिए, टिल द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है, अबाउट 40,000 oogonia remain in each ovary, and about 400 will mature and ovulate during women's reproductive lifetime. The remainder of primary oocyte undergoes atresia. ठीक है, तो जब कोई फीमेल पुबर्टी तक पहुंचती है, तब तक उसके हर एक ओवरी में लगभग 40,000 oogonia रहते हैं। ठीक है, जो डिक्टाइड oocyte या प्राइमरी oocyte है, लगभग 40,000 हर एक ओवरी में रहते हैं। इन 40,000 में से लगभग 400 जो क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी महिला अपने जीवन काल के पूरे जीवन काल में लगभग 400 oogonia को मैच्योर करती है, सेकेंडरी oocyte बनाती है और ओवुलेट करती है। बाकी के जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रेसिया की प्रक्रिया के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि oogenesis क्या है, कैसे होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको हमने इसमें टर्म बताए, तो आप इसको ऐसा का ऐसा कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आए तो लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।